हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्रीन सावी। हम असुर 2 के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन लाने में थोड़ा लेट हो गए हैं, पर हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल्ड होता है जिसमें आपको छोटे से छोटे प्लॉट पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं असुर 2 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत 16 साल पहले कैथी उत्तर प्रदेश जगह को दिखा के होती है, जहाँ पे शुभ जोशी 3 लोगों को महाभारत के बाद की अर्जुन की कहानी बताता है। अर्जुन द्वारका के बचे हुए नगर वासियों को लेके हस्तिनापुर जा रहे थे और विश्राम करते वक्त उन्हें लुटेरे देख लेते हैं। अर्जुन को अकेले ही नगर वासियों को ले जाता देख के धन के लालच में वो उन पे हमला कर देते हैं। तभी उनमें से एक पूछता है कि आगे क्या हुआ, तो शुभ बताता है कि अर्जुन ने युद्ध के लिए अपने शस्त्रों को याद किया, लेकिन उनकी याद करने की शक्ति खत्म हो गई थी और उनके तीर भी समाप्त हो गए थे, जिससे लुटेरे ढेर सारा धन और कई औरतों का अपहरण करके वहाँ से भाग गए। अर्जुन इस बात से परेशान हो गए थे और उन्होंने महर्षि वेद व्यास से अपनी पीड़ा बताई और उन्हें वेद व्यास ने समझाया कि जिस काम के लिए उन्हें दिव्य शस्त्र दिए गए थे वो काम अब खत्म हो चुका है और अब समय आ चुका है धरती छोड़ के परलोक जाने का। तो इसी वजह से पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए थे। शुभ बोलता है कि जब व्यक्ति का कर्तव्य और उसका उद्देश्य खत्म हो जाए तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता। और तभी अचानक से वो किनारे बैठे आदमी के सर पे वार करता है, जिससे बाकी दोनों लोग बहुत डर जाते हैं। शुभ उस पे कई बार और वार करता है, फिर उसकी बॉडी के बगल बैठ के हाथ जोड़ के बोलता है कि हमारा मार्ग यहीं तक जुड़ा था और यहाँ से उसकी यात्रा आनंद भरी होगी। फिर वो उठ के उन दोनों से बोलता है कि जो महान काम करने का उनका लक्ष्य है उसमें जगदीश की अब कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन दोनों की है। और वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ के सर झुका लेते हैं। वो दोनों फिर जगदीश की बॉडी को ठिकाने लगाते और शुभ बोलता है कि महायुद्ध निकट है और कलयुग को उसकी चरम सीमा तक पहुँचाने का समय आ गया है। हमें प्रेजेंट का दिल्ली दिखाया जाता है, जहाँ पे कई लोग केसर को आजाद करने के लिए नारे लगा रहे थे। ये चीज सब जगह सोशल मीडिया पे फैली हुई थी और सीबीआई के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। डिबेट चल रही थी कि उसके ऊपर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, पर दूसरा पक्ष प्रूफ मांग रहा था और पब्लिक केसर को आजाद करने की मांग कर रही थी। जज यहाँ लॉयर से बोलते हैं कि वो 2 महीनों में एक्यूज के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं ला पाए हैं, तो उन्हें 15 दिन की एडिशनल जुडिशरी कस्टडी कैसे दे दें। लॉयर बोलता है कि ये केस बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये केसर भारद्वाज उस शुभ जोशी इन्वॉल्व था 3 जाने माने लोगों की किडनैपिंग में और कई सीरियल किलिंग्स में। तब केसर का लॉयर बोलता है कि इनका पूरा केस धनंजय राजपूत उर्फ डीजे की टेस्टिमनी पे बेस्ड है, जो खुद मर्डर और पर्जरी के चार्जेस झेल रहे हैं और उनके बहुत बार रिक्वेस्ट करने पे भी प्रोसिक्यूशन ने डीजे को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश नहीं किया। इस बात पे सीबीआई से शशांक बोलते हैं कि डीजे की तबीयत खराब है और हेल्थ रीजंस की वजह से वो नहीं आ पाया। जज बोलते हैं कि लास्ट सेशन में उन्होंने डीजे को लाने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, पर वो लोग नहीं ला पाए, तो अब वो लोग उन्हें केसर को बेल देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शशांक बोलते हैं कि केसर बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है और ये बाहर आके विटनेस और एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसपे जज उन्हें 7 दिन का टाइम देते हैं, जिसमें उन्हें एविडेंस और डीजे दोनों को लाना है, नहीं तो वो केसर को बेल दे देंगे। बाहर मिलने पे शशांक उससे बोलता है कि उसको बाहर नहीं आने देगा, जिसपे केसर बोलता है कि वो वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए और वो उसकी नहीं आने वाले समय की चिंता करे। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हमें डीजे दिखता है, जिससे आके एक बच्चा बोलता है कि वो अपने दुख को जाने दे और जिसने उसको दुख दिया है उसे माफ कर दे, जिसपे डीजे बोलता है कि इस दुख का कारण वो खुद है और वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बच्चा बोलता है कोई भावना हमें तब परेशान करती है जब हम उसे शक्ति देते हैं तो वो अतीत के बोझ को मन से उतार दे। दूसरी तरफ न्यू दिल्ली के फॉरेंसिक लैब में नुसरत शुभ का फेस एज प्रोग्रेशन की मदद से बनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके पास नैना का कॉल आता है, जो कि निखिल कहाँ है ये पूछती है और नुसरत बताती है कि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आया है। नैना बताती है कि वो उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा और उसने लास्ट काउंसलिंग सेशन भी मिस कर दिया। तो वो बोलती है कि अगर उसकी बात निखिल से होती है तो उससे डिवोर्स पेपर साइन करने को बोल देना, और नैना कॉल कट कर देती है। नुसरत निखिल को कॉल करती है और उधर नैना टीवी पर न्यूज देखती है, जिसमें निखिल की तारीफ हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया 3 सिटीजन्स की जान बचाने के लिए। निखिल जब उसका फोन नहीं उठाता तो वो डीजे को मैसेज करती है और जल्दी कॉल करने को बोलती है। तभी वहाँ बेन आता है, जिसे वो काम के बारे में अपडेट करने लगती है, पर वो उससे ब्रेक लेने को बोलता है, पर वो कहती है कि काम से ही वो सेन रह पाती है। निखिल यहाँ बाथ टब में बैठा अपनी बेटी को हेलुसिनेट कर रहा था कि तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं जो उसका नाम ले रही थी और वो नुसरत थी जो दरवाजा खोलने को बोल रही थी। नुसरत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उधर निखिल पानी से भरे टब में लेट जाता है। नुसरत दरवाजा खोल के अंदर आती है और निखिल को पानी में से निकालती है। शशांक केसर की बातें सोच के परेशान हो रहा था कि तभी ईशानी चौधरी करके एक ऑफिसर आती है जो कि टीम में नई ज्वाइन कर रही थी। वो बोलती है कि सारे रास्ते बंद हैं, पर एक
स्वाति बची है जिसने रिया को मारा था और उसे सिर्फ नैना पहचानती है। वो ये भी बोलती है कि उसे अपने मेंटोर लोलार्क सर की डेथ रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है और उसे किसी पे शक है जिसपे वह रसूल शेख का नाम लेती है। ईशानी बोलती है कि शक की वजह है क्योंकि एक एक प्रूफ उसकी स्टेटमेंट से मेल खा रहा है और लोलार्क सर बोलते थे कि जब सारे सबूत सामने से मिल जाएं तो समझो कि झूठ का जाल बहुत मेहनत से बुना गया है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी बहुत ज्यादा ही परफेक्ट था और वो रसूल पे 24/7 सर्वेलेंस मांगती है, पर शशांक अपने से किसी एक पे सिर्फ शक के बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ईशानी से नैना पे फोकस करने को कहता है। नैना अपनी बेटी की फोटो देख रही थी कि तभी उसके कंप्यूटर पे स्वाति का मैच मिल जाता है और स्वाति के एटीएम से पैसे निकाल रही थी जिसकी लोकेशन वो पता करती है। निखिल नुसरत से बोलता है कि वो अब थक चुका है और उसे अपनी हार माननी होगी। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा और उसे हर जगह रिया दिखाई देती है। नुसरत उसे संभालती और समझाती है कि रिया उसके साथ है तभी शायद उसे दिख रही है और बता रही है कि उसके दर्द का एक पर्पस है कि तभी उसके फोन पे मैसेज आता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स थे और वो तुरंत ही मैप पे उन्हें देखता है। ईशानी पुलिस के साथ वहाँ पहुँचती है और वो एक फैक्ट्री थी और थोड़ी ही देर में नुसरत और निखिल भी वहाँ आते हैं। निखिल बहुत नर्वस था और अपनी दवाई लेता है और ईशानी आके बताती है कि शायद उसने मजाक किया है, यहाँ कुछ नहीं है, जिसमें नुसरत बोलती है कि वो मजाक नहीं करेगा क्योंकि वो पैटर्न नहीं तोड़ता, तो बॉडी उन्हें यहीं कहीं मिलेगी। निखिल सुपरवाइजर से कुछ सवाल करता है तो उसे आज आए नए नए स्टॉक के बारे में पता चलता है जो कि पीछे कोल्ड स्टोरेज में था। कोल्ड स्टोरेज में वो तीनों देखने जाते हैं तो एक बर्फ की सिल्ली में उन्हें एक बॉडी मिलती है जिसने मास्क पहना हुआ था। दूसरी तरफ रसूल अपने टैबलेट पे चेस खेलते वक्त चैट में पूछता है कि क्या वो रेडी हैं और ये मैसेज ढाका बांग्लादेश में किसी को मिल रहा था। वहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स पे लोग बैठे हुए थे और एक आदमी पूछता है कि आज की रात की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो दूसरा बोलता है कि अगले 2 घंटे में वो सारे नेटवर्क्स को हैक कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरी टीम अटैक के सारे ट्रेसेस को हटा देगी और वो आदमी बोलता है कि उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आज रात 9 बजे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाना चाहिए। फिर वो रसूल को रिप्लाई करता है कि वो रात 9 बजे के लिए तैयार है। नुसरत अपने घर पहुँचती है जहाँ उसकी माँ थी और नुसरत की बहन शमा और उसकी बेटी टिया आए थे, पर उसका पति इमरान नहीं आया था। तभी नुसरत के पास मैसेज आता है कि बॉडी ऑटोप्सी के लिए आ चुकी है, तो नुसरत वापस चली जाती है। नैना से ईशानी सवाल पूछती है कि आपने स्वाति का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया और कोई फोटो भी नहीं ली, जिसपे नैना ना बोलती है। फिर नैना रूम के बाहर आती है जहाँ उसे निखिल बुलाता है और बोलता है कि हमारे बीच के डिफरेंसेस की वजह से ऐसा मत करो, पर नैना बोलती है कि उसे जो बोलना था उसने बोल दिया है। रही स्वाति की बात तो वो कर्मा पे विश्वास रखती है और स्वाति को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। रिया के जाने का दोषी वो निखिल को मानती थी और निखिल से डिवोर्स पेपर साइन करने का बोल के वहाँ से चली जाती है। डीजे उस बच्चे के साथ बैठा ध्यान लगा रहा था कि वो अपने पास्ट को पीछे छोड़ आया और सब कुछ पीछे छोड़ आया, यहाँ शांति मिलेगी ये सोच के, जिसपे बच्चा बोलता है कि आप सब कुछ त्याग के नहीं टाल के आए हैं, जिसकी वजह से आपको शांति नहीं मिल रही। डीजे बहुत सोचने के बाद अपना फोन ऑन करता है और उसमें ढेर सारे मैसेजेस और कॉल्स आए थे और ये होते ही उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन नैना के कंप्यूटर पे पहुंच जाती है। निखिल और नुसरत ऑटोप्सी शुरू करते हैं और बॉडी पे लगे टांके फ्रेश थे। कोई डीजे को एक पैकेट में उसकी वाइफ की फोटो भेजता है और एनिवर्सरी गिफ्ट रात तक मिलेगा, उस पे ऐसा लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ निखिल को टांके काटने पे अंदर एक रिस्ट वॉच का डायल मिलता है जिसपे आज की तारीख 12 और 9:05 हो रहा था, पर वो नहीं समझ पाता कि किलर करना क्या चाहता है। निखिल ईशानी के साथ केसर से मिलने जाता है और केसर उससे घड़ी मिल गई ये पूछता है। निखिल उससे पूछता है कि 9:05 पे शुभ क्या करने वाला है, तो केसर बोलता है कि मैजिक, जो आपकी आंखें खोल देगा, और बोलता है कि भविष्य लिख दिया है भगवान ने, जिसपे निखिल बोलता है कि उसके जैसे पढ़ा लिखा इंसान शुभ जैसे पागल की बातों में कैसे आ गया। केसर बोलता है कि आपकी सारी मूवमेंट्स और थॉट्स उनके कंट्रोल में है, उन्होंने सब प्रेडिक्ट किया था, बस ये चीज नहीं प्रेडिक्ट की कि आप अपनी बेटी का बलिदान दे देंगे, पर मुक्ति रिया को मिली और आजाद आप हो गए। ये सुन के निखिल को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत पीटता है, जिसे सब रोकते हैं। केसर बोलता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा बना देता है और तुम कुछ नहीं देख पाते। वो घड़ी को तोड़ देता है और घड़ी के पीछे निखिल को रुद्राक्ष मिलता है, जिसपे केसर बोलता है कि वो आपको हमेशा से रास्ता दिखाते आए हैं, पर आप ही नहीं देखते। निखिल को शुभ की बात याद आती है कि जब असुर दर्द में मर रहे थे तो उनकी पीड़ा देख के भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी आंख से निकले आंसू ने एक बीज का आकार ले लिया था, जिन्हें रुद्राक्ष बोलते हैं। केसर बोलता है महायुद्ध शुरू हो गया है और ये दुनिया बदलने वाली और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। निखिल रुद्राक्ष लेके शशांक के पास जाता है और शुभ की बताई हुई पूरी कहानी बताता है कि आदिकाल में असुरों ने 3 नगर बनाए थे जिन्हें अकेले तोड़ा नहीं जा सकता था, पर कहानी के अंत में भगवान शिव ने एक तीर से एक साथ तीनों नगरों का विनाश कर दिया था। एक तीर 3 नगर मतलब शुभ भी एक साथ 3 अटैक्स करेगा आज रात 9:05 पे। निखिल बोलता है कि हमें आगे के क्लूज विक्टिम की बॉडी
बॉडी से ही मिलेंगे और वो विक्टिम का डेंटल एक्सरे मांगता है। डीजे से मिलने नैना आती है और बताती है कि उसे स्वाति मिल गई है, पर वो मदद करने से मना कर देता है और बोलता है कि वो अब कुछ भी ठीक करना नहीं चाहता, जिसपे नैना उसे कायर बोलती है। उसने सब कुछ खो दिया उसकी वजह से, और वो बोलता है कि उसने भी सब कुछ खो दिया है, पर उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो नहीं, निखिल है। वो बोलता है वो कायर नहीं, बस वो और किसी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। निखिल को विक्टिम की बॉडी में स्ट्राइक्निन मिलता है और दांतों में 3 नए इम्प्लांट्स। स्ट्राइक्निन पैरालाइजिंग एजेंट है और रेयर पॉइजन है, पर उसका इम्प्लांट से क्या कनेक्शन? शुभ ने विक्टिम को किडनैप किया, डेंटल इम्प्लांट्स डाले और पैरालाइजिंग एजेंट देके मार दिया। वो तीनों इम्प्लांट्स निकालते हैं और दांतों पे कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। पहली लोकेशन रिदम मॉल मुंबई में, दूसरा स्वेल हेल्थ हॉस्पिटल दिल्ली में और तीसरा कारामंगला एक रेसिडेंशियल एरिया बैंगलोर में। पुलिस उन अलग अलग लोकेशंस को जाके सील करने लगती है, पर हॉस्पिटल और मॉल के बाहर काफी भीड़ थी, तो उसमें टारगेट कौन है कैसे पता चलेगा? निखिल रसूल से उन लोकेशंस के आसपास उस लिस्ट में कोई है चेक करने को बोलता है। नुसरत शशांक को शुभ का एज प्रोग्रेशन स्केच दिखाती और रसूल भी वहीं खड़ा था। मीडिया न्यूज दिखाती है कि किलर ने उन्हें खुद लिंक भेजा है कि एक बड़ा अटैक होने वाला है, और वो बोलते हैं कि क्या इस बार अथॉरिटीज इस असुर को रोक पाएंगी? निखिल रसूल से बोलता है कि हॉस्पिटल के आसपास धनिष्ठ नक्षत्र के जितने भी लोग हैं उसे उनकी लोकेशन दे, पर लिस्ट में 3000 लोग थे तो टाइम लगेगा, जिसपे निखिल बोलता है कि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और अब 8:45 हो चुका था। बांग्लादेश में अटैक की तैयारी हो चुकी थी और इधर नुसरत शुभ का एज प्रोग्रेशन वाला स्केच मैच करवा रही थी। 9 बजे ही अटैक एग्जीक्यूट होता है और सारी स्क्रीन्स को हैक कर दिया जाता है, जिसमें असुर का मास्क दिख रहा था। वो बोलता है कि मैं आपका सत्य हूँ और ये कलियुग है जिसमें जीवन और मृत्यु कली के हाथ में है, और वो 3 मिनट बाद 3 लोगों के प्राण लेगा। ऐसे लोग जो अच्छे और भगवान को मानते हैं, और उसे ऐसा करने से खुद भगवान या मानव कोई नहीं रोक सकता। फिर वो बोलता है कि जिन्हें तुम अपना रक्षक समझते हो वो भी लाचार होके वहीं खड़े सब देखेंगे, और वो उन तीनों लोगों को दिखा भी देता है ताकि किसी को भी कली की शक्ति पे डाउट ना रहे। इसके जस्ट बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है बैंगलोर में एक आदमी जो अपने घर पे है, मॉल में एक लड़की और हॉस्पिटल का एक डॉक्टर। स्क्रीन पे मास बोलता है कि ये लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, पर ना आपके नायक कुछ कर पा रहे हैं और ना ही आपके भगवान। निखिल के पास में खड़ा डॉक्टर अपना फोन ऊपर करता है और उसके कैमरा में निखिल आता है, जिसे निखिल रोक लेता है और पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं कि तभी काउंटडाउन खत्म होता है और तीनों लोगों के सीने में बहुत तेज दर्द होता है और तीनों ही दम तोड़ देते हैं। मास बोलता है कि इस युग का एक ही भगवान है और वो है कली। कोई ईश्वर नहीं आया उन्हें बचाने, और वो सब अपने नायकों की विवशता को याद रखें जो अपनी इनकेपेबिलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो अपने परिवार को नहीं बचा पाया वो उन्हें कैसे बचाएगा? अब जो भी अच्छाई के रास्ते पे चलेगा उसे ऐसे ही मृत्यु प्राप्त होगी। डीजे भी नैना के साथ वापस लौटने लगता है और नुसरत को शुभ का कोई मैच नहीं मिलता। कली सबको अंधकार स्वीकार करने को बोलता है कि या तो वो जीवन चुनेंगे या मृत्यु। रसूल अपनी स्क्रीन की तरफ देख के हाथ जोड़ता है और उसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा था। हमें 16 साल पहले प्रयागराज का माघ मेला दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 ब्राह्मणों के बीच में स्पर्धा हो रही थी और कम उम्र वाले सामने बैठे बुजुर्ग से हारना अपना सौभाग्य समझते हैं। तब वहाँ पे शुभ आता है उन दोनों लोगों के साथ और आध्यात्म और जीवन के महत्व के बारे में बोलता है, तो उसे ऊपर बुलाया जाता है। उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होते हैं और शुभ के ज्ञान का लोहा माना जाता है। उसके सामने खड़े बुजुर्ग उससे बोलते हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस और नॉलेज विश्व को एक नई दिशा देगी, और हरिद्वार में उनके मठ का भी यही उद्देश्य है, तो क्या वो उनके साथ जाना चाहेगा? वो अपने साथ के दोनों लोगों से बोलता है कि जब तक सही समय नहीं आता उनके रास्ते अलग रहेंगे, पर उनका मकसद एक ही रहेगा। समाज में इक्वालिटी लाने के लिए उन्हें ये युद्ध जीतना ही होगा और फिर से वो मिलेंगे, और ये कह के वो उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। शुभ त्रिलोक धाम हरिद्वार पहुँचता है और नाम पूछने पे बताता है कि उसने उसका भी त्याग कर दिया और उसका नाम सर्वानंद रखा जाता है। महायुद्ध के बाद सब तरफ सिर्फ विनाश होगा, जिसकी राख में से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म होगा। लाइव टेलीकास्ट पे 3 लोगों का मर्डर देख के पूरा देश सहम गया था और किसी को भी नहीं पता था कि उसने ये किया कैसे। सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे, पर सवाल तब भी वही था कि ऐसा हुआ कैसे। नुसरत और निखिल डॉक्टर प्रशांत कपूर की बॉडी की ऑटोप्सी करने जा रहे हैं और किसी की भी बॉडी में पॉइजनिंग के सिम्टम्स नहीं थे और बॉडी में कोई भी अबनॉर्मलिटीज भी नहीं दिख रही थी कि तभी निखिल को बॉडी के शोल्डर पे एक निशान दिखता है, जिसके बगल में वो कट करता है और उसके अंदर से पेसमेकर निकालता है, पर डेथ का रीजन कार्डियक अरेस्ट था। तब निखिल बाकी 2 विक्टिम्स के डेथ का रीजन पता करने को बोलता है। नैना और डीजे स्वाति पे नजर रखे हुए थे कि तभी स्वाति को एक कॉल आता है जिसमें स्क्रीन पे असुर वाला मास्क था और वो बोलता है कि तुम्हें ढूंढा जा रहा है, तो समय आ गया है जगह बदलने का, और वो सीबीआई की चिंता ना करने को बोलता है क्योंकि उनके ऊपर उसकी नजर है बाहर और अंदर दोनों से। ये सुन के
नैना पूछती है कि क्या मतलब अंदर से भी। और वहीं दूसरी तरफ ईशानी रसूल का वीडियो देख रही थी जिसमें वो बोल रहा था कि आज वो सिर्फ लोलार्क सर की वजह से जिंदा है और वो विश कर रहा था कि किलर ने उनकी जगह उसे मार दिया होता। इस पार्ट को ईशानी 2 से 3 बार प्ले करती है, फिर वो हेल्प मांगती है क्षितिज नाम के आदमी से कि वो किसी का फोन टैप करे उसके लिए। नैना और डीजे स्वाति के घर में आते हैं और उसे कुर्सी से बांध के डीजे उसे ट्रुथ सीरम लगाता है। वो बोलती है कि उसने अपने भगवान को कभी देखा नहीं है और सिर्फ उनकी आवाज सुनी है, तो वो लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डीजे उसको फिर से एक इंजेक्शन लगाता है और वो बोलती है कि वो मौत से नहीं डरती और नैना से बताने लगती है कि कैसे रिया को उसने मुक्ति दी है और नैना को उसे थैंक्स बोलना चाहिए। वो बताती है कि कैसे रिया तड़प तड़प के मरी थी, जिसपे नैना अपना कंट्रोल खो देती है और उसे ढकेल देती है। डीजे उसे उठाता है पर स्वाति तब भी हंस रही थी कि तभी स्वाति के फोन पे अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि शुभ का था और वो डीजे को वेलकम बोलता है। शुभ बोलता है कि उसे उसके हर कदम के बारे में पता है और ये कि वो हमेशा ही एक फेलियर रहेगा क्योंकि वो मोरालिटी के रास्ते पे चलता है। जब तक वो अच्छा बना रहेगा वो हारता रहेगा, जिसपे डीजे पास में पड़ी कैंची उठाता है और स्वाति के गले में भोंक देता है और शुभ से बोलता है कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो यही तुम्हारे हर सवाल का जवाब रहेगी। शुभ फोन कट कर देता है और फोन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। डीजे अपना हाथ साफ करता है और स्वाति को असुर वाला मास्क पहना के नैना के साथ वहाँ से निकल जाता है। मोनेस्ट्री में एक बच्चे को पॉइजनिंग हो जाती है और सीनियर मॉन्क डॉक्टर को बुलाने को बोलता है, पर वहाँ पे वही डीजे के साथ अक्सर बैठने वाला बच्चा ग्लास लेकर के आता है और उस बच्चे को पानी पिलाता है और वो बच्चा थोड़ी देर में अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। नुसरत को पता चलता है कि तीनों विक्टिम्स के हार्ट में पेस मेकर्स थे, तो सबको सेम मेथड से मारा गया है, पर तीनों पेस मेकर्स एक साथ कैसे खराब हो गए। निखिल उसको हैक कराने के लिए देता है और वो पेस मेकर डिफिब्रिलेटर भी था, जिससे कभी हार्ट बीट करना बंद कर दे तो इससे वो उसे दोबारा पंप करा सकते हैं। उसमें एक रेडियो चिप थी, जिसका मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी को टैप किया, फिर पेस मेकर को हैक किया और डिफिब्रिलेटर का शॉक इतना इंटेंस कर दिया कि हार्ट फेल हो गया। पर रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत लिमिटेड होती है, तो इसे हैक करने के लिए विक्टिम के 20 फुट के दायरे में होना जरूरी होता है। ईशानी तीनों क्राइम सीन के फुटेज निकालने को बोलती है और दूसरी तरफ नैना डीजे के साथ इस काम को आगे करेगी। डीजे मना करता है पर वो नहीं मानती और कहती है कि ये एक डिजिटल वॉर है जिसमें उसको उसकी जरूरत पड़ेगी ही। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शुभ जेल की आग से जब 3 लोगों के साथ निकला तो कहाँ गया, किससे मिला और उसने इतने रिसोर्सेस कैसे जुटाए। डीजे नैना को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पे से नैना और वो काम करेंगे और शुभ के बारे में और पता करेंगे, क्योंकि उसके पास्ट के बारे में पता करके ही वो उसे पकड़ पाएंगे। डीजे बनारस जाने का डिसाइड करता है क्योंकि शुभ का पास्ट बनारस में है। निखिल को पता चलता है कि एक विक्टिम के घर पे पुरानी खराब पड़ी अलार्म क्लॉक में ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगा हुआ था, जो कि किसी को नहीं पता किसने लगाया और एक डेड एंड था। निखिल को मॉल के फुटेज में कुछ नहीं मिलता, तब वो हॉस्पिटल के फुटेज देखने को बोलता है क्योंकि उस वक्त वहाँ कम लोग थे। वो अपनी मेमोरी को रिविजिट करता है और थोड़ी देर ढूंढने पे उसे वो आदमी दिख जाता है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज को उस आदमी पे जूम इन कराता है और वो डॉक्टर के अटैक आने के 1 सेकंड पहले वहाँ पे था और ये उनका प्राइम सस्पेक्ट है जिसे ढूंढने को निखिल बोलता है। डीजे बनारस के एक पुलिस स्टेशन में बैठा ऑफिसर से बात कर रहा था कि कई साल पहले यहाँ की जेल में आग लगी थी, तो उसे उस टाइम जो कैदी थे उनके रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए चाहिए। पुलिस वाला फाइल देने से मना कर देता है। तब डीजे उसे बाहर जाके सिगरेट पिलाता है और एक सिगरेट के थ्रू मर्डर की कहानी बताता है, जिससे पुलिस वाला घबरा जाता है और फाइल देने को तैयार हो जाता है। निखिल को स्वाति के मर्डर का पता चलता है, पर वो बोलता है ये शुभ का काम नहीं है क्योंकि क्राइम सीन बहुत ज्यादा साफ लग रहा है और ऑटोप्सी के लिए बॉडी वहाँ लाने की बात शशांक करते हैं। निखिल नैना के घर जाता है उसे स्वाति के मर्डर के बारे में बताने के लिए, पर बोलता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और उसे नहीं लगता ये शुभ ने किया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये शुभ ने किया है। नैना बोलती है कि ये कर्मा था और उसको वही मिला जो वो डिजर्व करती थी और रिया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। निखिल से मिलने जोया आती है और बोलती है कि तुम थेरेपी सेशंस में नहीं आते हो, जिस पर निखिल बोलता है कि हालात कुछ खराब चल रहे हैं। वो और दवा मांगता है और जोया मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें इस केस से हटाना पड़ेगा और निखिल रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे। उसको थोड़ा समझाने के बाद जोया वहाँ से चली जाती है। डीजे नैना को बताता है कि प्रिजन अथॉरिटी को लगा कि 4 कैदी मरे थे, जिसमें से एक शुभ था और बाकी 3 जगदीश मुंडा, बलवीर सुबेर और ओम पांडे थे। डीजे को लगता है ये तीनों शुभ के साथ ही भागे थे। उस दिन जेल का गेट सिर्फ फायर ब्रिगेड के लिए खुला था और जो बाहर गए थे वो सिर्फ फायरमैन थे। डीजे नैना को जेल के रजिस्टर के एंट्रीज भेजता है और चेक करने को बोलता है कि इन चारों से मिलने उस दौरान कौन कौन आया था। उसे ये भी लगता है कि ये नदी के रास्ते भागे होंगे क्योंकि पूरे शहर के सारे चेक पॉइंट्स बंद थे। उन लोगों को लोकल न्यूज़पेपर से एक खबर मिलती है कि जिस दिन शुभ भागा था उस दिन एक बोट चलाने वाला अचानक से गायब हो गया था पास की हरिश्चंद्र
घाट से। वो नाव से सैदपुर, गाजीपुर या बलियान गए होंगे और वो नैना से उस दौरान इन जगहों पे कोई अनयूजुअल क्राइम हुआ था ये पता करने को कहता है। नैना को एक 17 अगस्त 2007 का न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें मिर्जापुर घाट पे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। उस बॉडी के हाथ पे बना हुआ निशान जगदीश मुंडा के हाथ पे था, जिससे ये पता चल जाता है कि वो बॉडी जगदीश मुंडा की थी और अब बस ओम पांडे और बलवीर सुबेर बचे थे। नैना बताती है कि जेल की एंट्रीज में एक संतोष मुंडा का नाम बार बार आया है जो कि जगदीश मुंडा का भाई है, और वो ये भी बताती है कि संतोष मुंडा फायर ब्रिगेड में काम करता था और अभी वो गंगोत्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। डीजे उस हॉस्पिटल में संतोष मुंडा से मिलता है और वो अपने भाई और उसके साथियों को कहाँ ले गया था ये पूछता है। जब वो नहीं बताता तो डीजे उसकी ऑक्सीजन कम कर देता है और संतोष अपना मुंह खोल के गोपाल नाम लेता है, जिसके बाद डीजे समर्थ से संतोष का गोपाल नाम के आदमी से क्या कनेक्शन है पता लगाने को कहता है। निखिल को फुटेज वाले आदमी का नाम पुष्कर जोहरी बताया जाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसे 2 साल पहले जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर हैरेसमेंट का आरोप लगा था। निखिल को उसकी करंट लोकेशन भी मिलती और वो निकल जाता है वहाँ के लिए, और रसूल भी वहाँ बैठा सब सुन रहा था। निखिल, ईशानी और रसूल पुष्कर के घर पहुँचते हैं और निखिल को वहाँ पे रिया की ड्रॉइंग्स टंगी मिलती हैं। एक ऑफिसर को एक फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटर डिवाइस और लैपटॉप बेडरूम से मिलता है और उसी डिवाइस से पुष्कर ने पेसमेकर टैंपर किया होगा और निखिल लैपटॉप चेक करने को बोलता है। नैना को स्वाति के फोन से डेटा निकालने पे डार्क वेब का एक उलझा हुआ सा लिंक मिलता है जिसे वो सुलझाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब रसूल लैपटॉप चेक करता है तो पता चलता है कि पुष्कर ने सब कुछ डिलीट कर दिया था, पर रसूल कुछ निकाल के बोलता है कि शायद इससे कुछ रिकवर हो जाए और डेटा रिकवर होना शुरू भी हो जाता है, पर तभी अचानक ही लैपटॉप में कुछ जल जाता है। जब ईशानी पूछती है कि क्या हुआ तो रसूल बोलता है कि बैकअप वायरस रहा होगा और जब डेटा रिकवरी की कोशिश की तो हार्ड डिस्क उड़ा दी, और इससे ईशानी का शक और गहरा हो जाता है। निखिल आसपास के फोटोज को देखता और बोलता है कि ये फोटोग्राफी डार्क रूम है और दीवारें डार्क होनी चाहिए थी, पर ये सफेद दीवार यहाँ क्यों है। वो पास जाता है तो पाता है कि वो फ्रेशली पेंटेड भी है, इसलिए वो यूवी लाइट्स मंगवाता है। समर डीजे को कॉल करके बताता है कि उसने शुभ के साथियों की बेसिक एजिंग की है और ओम पांडे का इन्फॉर्मेशन उसको मेल किया है। दूसरी तरफ निखिल रूम की सारी खिड़कियां कवर करा के यूवी लाइट्स जलवाता है। मेल में डीजे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती उससे उसे याद आता है कि ओम पांडे भी अब मर चुका है। नैना उस लिंक को सही करने में लगी थी कि तभी स्क्रीन पे इनफाइनाइट का सिंबल दिखने लगता है और डीजे बोलता है कि बाकी 2 मर गए हैं तो बचा है बलवीर सुबेर। निखिल यूवी लाइट्स में दीवारों पे एक डायग्राम बना देखता है और उसके नीचे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। ये था असुर 2 के एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन। आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन हम जल्द ही लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।